आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ना है हमको, ब्रेड्स रूल। कहाँ ये अप्लाई होगा और चेक कैसे करना है कि यहाँ पर अप्लाई होगा भी कि नहीं, वो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में वो भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो रूल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट अ ब्रिज हेड कार्बन और एनी अदर एटम प्रेजेंट एट ब्रिज हेड पोजिशन कैन नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहली स्टेटमेंट तो यही नहीं समझ आ रही कि ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है और ब्रिज हेड पोजीशन की क्या बात हो रही है जहाँ पर ये ब्रिज रूल लगेगा। तो जहाँ पे केज एक बाईसाइक्लिक रिंग लगी होगी, एक 6 मेंबर की रिंग बना रखी है और ये कनेक्टेड होगी एक ब्रिज से। यहाँ से इसको ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है। अब जो ये दो पोजीशन है ना, देखो जैसे ब्रिज होता है ना, ये एक कोना मान लो, ये एक साइड हो गई, ये एक साइड होगी, इनको कनेक्ट कौन कर रहा है? ये ब्रिज कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड्स। और जो ये पोजीशन होती है जहाँ से एक तो ब्रिज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक ब्रिज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनको बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो बोल रहा है इस पर कोई भी एटम प्रेजेंट हो। यहाँ पर क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन की जगह कोई नाइट्रोजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, कुछ भी प्रेजेंट हो। वैसे तो ऑक्सीजन होगा नहीं, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन ही जनरली प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो भी एटम प्रेजेंट होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकती कभी भी। sp3 हो सकती है, लेकिन sp2 तो कभी भी नहीं होगी। sp3 अलाउड है, sp2 अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है उसको भी समझते हैं। इस रिंग में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है अभी कार्बन की? यहाँ पर देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए और यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2। अब इसकी हाइब्रिडेशन आने से sp2 से क्या होगा? ये कंपाउंड जो है प्लेनर होना चाहेगा और प्लेनरिटी गेन करने के चक्कर में बॉन्ड्स को जो है ब्रेक होना पड़ेगा। रिंग के अंदर स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, ये बॉन्ड जो है प्लेन नहीं आ पाएगी। ये वाली बॉन्ड और ये वाली जो है एक प्लेन में नहीं रह पाएगी अगर ये sp2 हाइब्रिडेशन में चला गया है। तो इसी वजह से, ताकि रिंग में स्ट्रेन ना रहे, ये जो है sp3 वाला ही हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करता है, sp2 में कन्वर्ट ये नहीं होता है। ये मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है और कार्बोकेटाइन का जनरेशन यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए जो मैंने जब स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ाया था कार्बोकेटाइन का, तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन था इसको बोला था ये काफ़ी अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है ब्रिज हेड पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया है और यहाँ पर कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp2 हो जाएगी। देखो यहाँ पर कोई एटम होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आना अलाउड है, पॉजिटिव चार्ज आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आने से उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रही है तो ये गलत है। अब कौन से एटम पर जो है पॉजिटिव चार्ज हम रख सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल तो यही समझ आ रहा है कि इस कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, इस ब्रिज हेड कार्बन पर एल्कीन का फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। ये बना दिया, अगर यहाँ पर एल्कीन बना दी तो ये कैसा हो जाएगा? फिर से sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी एल्कीन भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहेगी। तो हमको मतलब नहीं है कि कार्बोकेटाइन रहे या एल्कीन रहे, हमको मतलब है सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब एग्ज़ाम में किस टाइप से पूछेगा, कॉन्सेप्ट बस इतना सही है, लेकिन एग्ज़ाम में ये ऐसे नहीं पूछेगा कि ब्रेड्स रूल होता क्या है। वो क्वेश्चन देगा और वहाँ आपको खुद चेक करना है कि यहाँ ब्रेड्स रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। उसको भी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की मदद से। अब क्वेश्चन पहले इजी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, इसका नाम दिया है A, इसका नाम दिया है B। अब जो मिथाइल केटाइन होता है ये कैसा रहता है? खुद भी अनस्टेबल रहता है, ज़्यादा स्टेबल ये होता नहीं है। लेकिन जो ब्रिज हेड कंपाउंड बना दिया हमने, इस पर जो ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, इसकी वजह से हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp2। और ये तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, ये तो मिथाइल केटाइन से भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए B वाला जो है A वाले से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। अब मैं इसमें से पूछता हूँ बेसिटी। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि इन दोनों में से बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? बेसिटी ऑर्डर कंपैरिजन करना होगा और ऑप्शन दे देगा वो चार, कुछ भी 4 कंपाउंड बनाएगा। मैं 2 बना के दिखा रहा हूँ, पर 4 कंपाउंड में एसिडिटी को, बेसिसिटी को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले H पॉजिटिव दोनों को खिला देंगे, फिर हम स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। अब यहाँ पर अगर H पॉजिटिव आ गया
वैसे ये कैसा है, एक टर्सरी अमीन दिखाई दे रहा है, ये कैसा एक प्राइमरी अमीन है। और हमने पढ़ा रखा है कि टर्सरी अमीन जो है प्राइमरी अमीन से जनरली स्टेबल होता है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी वहाँ पर कि जो केज्ड नाइट्रोजन हो जाता है वो ज़्यादा बेसिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन रुक जाते हैं। तो जब यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक करेगा हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन पर जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर RnH2 पॉजिटिव। अब बात आती है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ चुका है, क्या ये स्टेबल है या फिर ये अनस्टेबल है। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ये क्या आती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी नाइट्रोजन की। ब्रेड्स रूल को इस पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन बस हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखना है, वो हमेशा sp3 रहनी चाहिए, sp2 वो नहीं होगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अलाउड है, और बेसिक भी यही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया था, इधर जो है वॉल्डन इन्वर्जन रुक जाएंगे, लोन पेयर इजीली जो है H पॉजिटिव पर अटैक कर देगा। इस केस में क्या है, वॉल्डन इन्वर्जन कहीं ना कहीं हो रहे होंगे, इस वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ए हमारा ज़्यादा बेसिक रहेगा बी वाले से। ये एग्जाम्पल इसलिए बताया है ताकि आप ये मत सोचो कि इस ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज वहाँ आ सकता है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देंगे बी। अब मैं पूछता हूँ कौन सा ज़्यादा बेसिक रहेगा, यानी बेसिसिटी ऑर्डर इन दोनों में क्या रहेगा। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन की लोन पेयर है, यहीं से डोनेशन होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहीं से डोनेशन होगा H पॉजिटिव पर। फिर हम चेक करेंगे दोनों की हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर ये लोन पेयर जो है इन्वॉल्व रहेगा रेजोनेंस में, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। अगर इस वाले लोन पेयर की बात करते हैं, अगर हमने इसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर दिया तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, और ब्रिज हेड कंपाउंड है, नाइट्रोजन यहाँ ब्रिज हेड पोजीशन पर है, जो ये वाला नाइट्रोजन है ये ब्रिज हेड पोजीशन पर नहीं है। दोनों में डिफरेंस देखना, ब्रिज हेड पोजीशन एक तो ये है, एक ये है, तो वो जो उधर वाला नाइट्रोजन है ये वाला, ये ब्रिज हेड पोजीशन पर नहीं है। ये जो है इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कॉन्जुगेशन में रहेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर इसके यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया हमने कॉन्जुगेशन में तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। और ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड कंपाउंड पर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। ये वाले जो लोन पेयर हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, sp3। यहाँ वाले जो लोन पेयर हैं ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे, और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 है। अब इजी हो गया हमारे लिए डोनेशन चेक करना। इसके लोन पेयर कहाँ बिजी हैं, कॉन्जुगेशन में बिजी हैं, तो इजीली डोनेट ये नहीं कर पाएगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, इसकी sp2 है, इसकी sp3 है, और डोनेशन टेंडेंसी भी sp3 की ज़्यादा होती है sp2 से। आप जिस मर्जी मेथड से अप्लाई कर सकते हो, चाहे देख लो कि इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसके लोन पेयर फ्री हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो H पॉजिटिव पर यही वाले लोन पेयर जो है पहले अटैक कर देंगे, और जो पहले अटैक करेगा वही जो है ज़्यादा बेसिक कहलाएगा, यानी A की बेसिसिटी ज़्यादा रहेगी B के कंपेयर में। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अगर ब्रेड रूल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कोई भी डाउट आपका नहीं रहे। ऐसे ही अगर एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करना हो तो यहाँ पर ब्रिज हेड वाले कार्बन से एक एल्कीन जुड़ी हुई है, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की हो जाएगी sp2, और यहाँ पर जो है sp2 चल जाएगा, इस वाले पे कोई दिक्कत हमको नहीं है, बस ब्रिज हेड पे sp2 नहीं होना चाहिए, यानी बी वाली एल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगी ए वाले से। तो ऐसे जो है हमको एग्ज़ाम में ब्रेड सोल को ढूंढना है, वहाँ पर वो लिख के नहीं देगा कि ब्रेड सोल किस में लगेगा या किस में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं पूछेगा, वो बस क्वेश्चन दे देगा और स्टेबिलिटी ऑर्डर वगैरह कंपेयर हमको कराने के लिए बोल देगा। ब्रेड सोल का एग्जाम्पल SN1 रिएक्शन में भी आता है, पर वो रिएक्शन कब कवर करूँगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में, जिससे अगला प्लेलिस्ट बनेगी, अगला जो चैप्टर कवर होगा वो होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। वहाँ पर SN1 SN2 वहाँ पर हम अच्छे से इसको डिस्कस और करेंगे कि ब्रिज हेड पोजीशन पर SN1 रिएक्शन होगी या नहीं होगी। एक चीज़ का और ध्यान देना, जरूरी नहीं है वो ब्रिज हेड वाले कंपाउंड ऐसे ही बना कर दे, क्या पता इसी नाइट्रोजन को दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, वो भी देखना। नंबरिंग डाल दो 1 2
3, 4, 5 और 6। वो सिंपल ऐसे भी बना सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 4 और 1 के बीच में क्या है, ब्रिज है। और कितने कार्बन है ब्रिज में, एक ही कार्बन है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर हैं। इसको मत समझना कि सिर्फ ऐसा दिखेगा तभी ब्रिज हेड कंपाउंड है, ये भी जो है ब्रिज हेड कंपाउंड है। दोनों सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन दोनों की अलग अलग है। दूसरा भी बन सकता है, अगर एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर नाइट्रोजन, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, इसको भी जो है रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 4 और 1 के बीच में ब्रिज है और 2 कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन और ये ब्रिज, ऐसा ब्रिज जो है बनाकर वो दे सकता है यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर। तो जैसे मर्जी वो दे, हमको जो है ब्रिज हेड कंपाउंड पहचानने आने चाहिए। अच्छा, अगर कंपैरिजन ही करना पड़े, अगर यहाँ पर चलो उस अलग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगर इन दोनों में कंपैरिजन आ जाए, ए और बी में, दोनों ही कैसे हैं, पहले तो दोनों ही ब्रिज हेड कंपाउंड है और ब्रिज हेड पोजीशन पर दोनों पर कार्बोकेटायन है, यानी ये दोनों ही कैसे हैं, अनस्टेबल हैं। लेकिन फिर भी अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करने के लिए बोल दे, क्वेश्चन में तो कुछ भी कंपेयर करा सकता है ना वो, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेरिजन पूछ ही लेता है तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। रिंग में देखो, जितनी ज़्यादा कार्बन बढ़ेंगे, रिंग में कार्बन बढ़ने से क्या होता है, रिंग का साइज़ बढ़ता है और रिंग के अंदर क्या रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो रिंग जो है अपनी शेप वगैरह चेंज कर सकती है इजीली। यहाँ पर एक कार्बन जो है बढ़ चुका है, यहाँ पर एक कार्बन लेस है। वैसे तो ये भी अनस्टेबल ही है, पर दोनों के कंपेयर में बी वाले में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो बी वाला ए से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। वैसे तो 6 मेंबर तक ही जो है ब्रिज हेड ब्रेड सुल तो देखते हैं, 8 मेंबर या फिर उससे ज़्यादा की रिंग जब बनती है तो वहाँ पर ब्रिज हेड पर भी पॉजिटिव चार्ज अलाउड हो जाता है, क्योंकि रिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी के आने से जो रिंग में स्ट्रेन है, यहाँ पर sp2 इसलिए तो नहीं हो पा रहा कि रिंग में स्ट्रेन पैदा हो जा रहा है, वो स्ट्रेन वहाँ पर हाई मेंबर की रिंग्स में पैदा नहीं होता है। और एग्जाम में जो है जनरली यही वाली रिंग्स को पूछता है, हायर ऑर्डर की रिंग्स, वो हाई मेंबर की रिंग को जो है वो नहीं पूछता है। अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, और यहीं से हम सीखेंगे टॉटोमर्स के बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं एसीटोन का, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, क्या है ये, एसीटोन। कीटोन है, नाम क्या है इसका, एसीटोन। इसकी अब ये जो है इस फॉर्म में नहीं रहता, इसकी एक दूसरी फॉर्म भी जो है एग्जिस्ट करती है, वो कैसे है, CH3, COH और यहाँ पर CH2। कैसे फॉर्म हुई होगी ये, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, यहाँ पर CH2 और H, ऑक्सीजन ने यहाँ से H पॉजिटिव को पकड़ा होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुई होगी और ये बॉन्ड ओपन हो गई होगी। तो यहाँ पर इस कार्बन और इस CH2 के बीच में आ चुका है डबल बॉन्ड, और कीटो फॉर्म जो कीटोन है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, वो कन्वर्ट हो चुका है OH यानी ऑल एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में। तो ये तो यहाँ पर क्या है, कीटोन, और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से आया इन, एल्कीन का इन, एल्कोहल का ऑल, ये है इनॉल, तो इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। तो 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक तो कीटो फॉर्म, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, और इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, जनरली कौन सी, कीटो फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म से। जनरली ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही रहेगा, लेकिन कुछ केसेस में जो है इनॉल फॉर्म भी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है कीटो फॉर्म से। इक्विलिब्रियम की बात करें तो ज़्यादातर ये इसी साइड रहेगा, इस साइड कम रहेगा, दोनों एग्जिस्ट तो करेंगे, लेकिन ये वाली साइड ज़्यादा रहेगी, ये वाली राइट वाली साइड कम रहेगी इस केस में, क्योंकि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। अब इस केस में देखो, ये है कीटो फॉर्म बेंजीन की, यानी फिनॉल की देखें तो कीटो फॉर्म ये होती है, और ये क्या है, फिनॉल, जो कि इसकी इनॉल फॉर्म है। तो कौन सा यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या कीटो फॉर्म स्टेबल होगी या फिर इनॉल फॉर्म स्टेबल होगी। अगर यहाँ से ऑक्सीजन इस HCl को पकड़ ले, ये शिफ्ट इधर, तो फॉर्मेशन हो जाएगा फिनॉल का, और ये ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि यहाँ पर जो रिंग है ये एरोमेटिक बन जाएगी, इधर जो रिंग है एरोमेटिक नहीं बन पाएगी, और एरोमेटिक से क्या होता है, कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, यानी ये फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगी इस फॉर्म से। तो यही एग्जाम्पल देख ले कि यहीं पर क्या है, इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है कीटो फॉर्म से।
और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, इसको बोलते हैं टॉटोमर्स, और फिनोमिना का नाम क्या होता है, टॉटोमरिज्म। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, टॉटोमर्स है। क्वेश्चन में आ जाएगा, दो स्ट्रक्चर बना के देख लेगा, आपको देखना है कि क्या वो टॉटोमर्स हैं या फिर नहीं है। इसलिए आपको कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म अच्छे से बनानी आनी चाहिए। क्या करना है, बस इधर एल्कीन आ जाएगी और इस ऑक्सीजन पर OH लगा देना है, तो बन जाएगी इनोल फॉर्म। तो कीटो इनोल, इसको बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमरिज्म, और ये दोनों एक दूसरे के हैं टॉटोमर्स। सेम यहाँ पर भी है, कीटो इनोल टॉटोमरिज्म हो रहा है, और हैं क्या, दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या था, पोजीशन चेंज नहीं होती, यहाँ से हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, यहाँ पर OH पर चला गया है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये हैं एक दूसरे के टॉटोमर्स। अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इनोलेट्स के बारे में, और इनोलेट्स का फॉर्मेशन कैसा है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे कोई भी कीटोन का, या एल्डिहाइड का भी ले सकते हैं। यहाँ पर है CH3। अब जो भी कीटोन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसके एडजेसेंट में कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और इससे लगी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सामने लेंगे कोई बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा बेस है। और हमने पढ़ा था जो कीटोन का जो ये वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, इससे लगी हुई अल्फा हाइड्रोजन कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती हैं। और एसिडिक नेचर की क्यों होती है वो, क्योंकि जब हमने इसको रिमूव किया था और नेगेटिव चार्ज बनाया था, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज था, इसी वजह से जो ये वाली हाइड्रोजन थी एसिडिक हो रही थी। अब बेस का क्या काम है, बेस का तो बस एक ही काम है जीवन में कि एसिडिक H को बाहर निकालना है। इसको पकड़ेगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा OH2 में, H पॉजिटिव प्लस OH माइनस रिएक्शन करके बन जाएंगे OH2, ये तो हो जाएगा न्यूट्रलाइज। ये एसिडिक H को इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज होना है, OH माइनस अनस्टेबल है, न्यूट्रल बनकर वो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पर CH2 पर माइनस। अब ये माइनस जो है ऐसे नहीं रहता, कार्बन पर नेगेटिव स्टेबल नहीं रहता, इसलिए ये अपनी दूसरी फॉर्म में चला जाएगा, इधर रेजोनेट करके CH3 C O माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। अब ये तो कीटो फॉर्म जैसी लग रही है देखने में, लेकिन ये भी इनोल फॉर्म जैसी बिल्कुल लग रही है देखने में। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर OH नहीं है, O पर माइनस है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन प्रेजेंट है तो इन तो बोलेंगे, और अल्कोहल का ओल भी है लेकिन OH नहीं है, O पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको बोलते हैं इनोलेट। तो जब भी इनोलेट की बात है, आपको ध्यान रखना ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, यही है इनोलेट। और फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको कीटोन के साथ यानी कार्बोनिल कंपाउंड की जब रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ में, तो इनोलेट्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। अब जो इनोलेट्स हैं यहाँ पर रिएक्शन नहीं रुकती हैं, क्योंकि 4 स्पीशीज़ पे रिएक्शन कभी रुकेगी नहीं, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करना चाहेगी। और आगे कैसे प्रोसीड करती है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर यहाँ से आ जाए इसके सामने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, फॉर एग्जांपल, अभी तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पर बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल CH3Br। अब Br जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब अटैक कहाँ से होगा ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है इस CH3 पर, Br बाहर चला जाएगा, और कार्बन भी अटैक कर सकता है। कार्बन कैसे करेगा वो भी देखना, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वापस आएगा, कार्बन पर जनरेट होगा नेगेटिव, और यही जो है नेगेटिव इस पर अटैक कर देगा, Br को कर देंगे यहाँ से बाहर। फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 था, इसी कार्बन से अटैक हुआ, यहाँ पर लग जाएगा CH3। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन का नेगेटिव वापस आया, ये इधर गया अटैक करने, यहाँ पर Br माइनस बाहर, और यहाँ लग चुका है CH3। अब ऑक्सीजन ने अटैक क्यों नहीं करा, ऑक्सीजन पर भी तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से अटैक क्यों नहीं हुआ, Br माइनस यहाँ से बाहर क्यों नहीं गया, इसको भी हम जो है कमिंग लेक्चर्स में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वहाँ पर, अगर ऑक्सीजन अटैक करता तो यहाँ बनता OCH3 और यहाँ रह जाता CH2। तो ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना वो भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और क्या हमेशा ही कार्बन अटैक करेगा, क्या कभी ऑक्सीजन अटैक करेगा या नहीं करेगा, वो भी जो है हम आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, कहीं पर भी कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। बस इस केस में ऐसा ध्यान रख लो
कि अभी बस इंट्रोडक्शन है, तो मैंने बता दिया है आपको कि कार्बन का अटैक होगा, Br माइनस बाहर चला जाएगा। इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ, इनोलेट ने अटैक कैसे किया हमने वो भी देख लिया है। यहाँ तक कहीं भी कोई डाउट होता बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।